नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम महाराष्ट्र की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख ने यह ऐलान किया है कि 10 जून से MBBS के छात्रों की ऑफलाइन प्रक्रिया से परीक्षा होगी। लेकिन कई छात्र कोरोना वायरस और दूसरे वजहों से ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन की गई है तो परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि 10 जून से MBBS के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। हमें कभी एग्जाम्स का अपोज नहीं रहा, लेकिन सर जिस कंडीशन में हमें एग्जाम के लिए फोर्स किया जा रहा है, जब रिस्क इतनी ज़्यादा है सर, 75% ऑफ पॉपुलेशन जो मेडिकल स्टूडेंट जो अपीयर होने वाले हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। और सर महाराष्ट्र का कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ पे हम ये इंश्योर कर सके कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारी 3rd ईयर की भी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, फाइनल ईयर की भी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू है अभी। जो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है सारे, जो हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना है, वो हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स की बात आती है, सेम सिस्टम जब हमें असेस करने की बात करती है, तब कहते हैं कि नहीं, ये सिस्टम पे हम बिलीव नहीं करते कि तुम इससे क्वालिफाइड हो गए या नहीं। अब तक छात्रों की परीक्षा 3 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है और अब 10 जून से शुरू करने की बात की जा रही है। 2nd और 3rd ईयर MBBS की परीक्षा दिसंबर और जनवरी में होती है, जिसे कोरोना के चलते पहले फरवरी और उसके बाद अप्रैल तक स्थगित किया गया। इसके बाद परीक्षा की तारीख 2 जून तय की गई, जिसे लॉकडाउन की वजह से अब 10 जून कर दिया गया। छात्र पूछ रहे हैं कि 2 से 10 जून के बीच 8 दिन में कोरोना कैसे कम हो जाएगा। छात्रों को ये डर भी है कि कहीं संक्रमित होने की वजह से उनकी परीक्षा न छूट जाए। इसीलिए कई लक्षण होने के बावजूद कई छात्र टेस्ट करवाने से कतरा रहे हैं। मुझे अभी थोड़े सिम्टम्स है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जिनको खुद को सिम्टम्स है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर टेस्ट किया तो 15-20 डेज इसमें क्वारंटीन में वगैरह चले जाएंगे तो एग्ज़ाम मिस होगा, और एग्ज़ाम मिस होगा तो सीधा 6 महीने बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहले से 4 महीने हमारे गए हैं पोस्टपोन की वजह से, और फिर से 6 महीने, मतलब हमारा पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। छात्रों ने 13 मई को राज्य सरकार और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को पत्र लिखकर बताया कि राज्य में 3660 छात्र पॉजिटिव हैं और कुल छात्रों के परिवारों में 5736 एक्टिव मामले मौजूद हैं। कई छात्र और उनके परिवार वाले अस्पताल में एडमिट हैं, जिसके वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 81.9% छात्र हॉस्टल में रहते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा सकता। एक कमरे में कई छात्र रहते हैं और कॉमन वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई छात्र गांव में रह रहे हैं और वापस सफर कर परीक्षा देने के समय संक्रमण का खतरा है, और परीक्षा सेंटर में मौजूद रहने वाले 500 छात्रों को इससे खतरा हो सकता है। हम जो गर्ल्स हैं वो एक फ्लैट में 19 गर्ल्स एक साथ रह रही हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेगी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो हॉस्टल में आके कैसे मेंटेन करेगी? वहाँ पे तो संक्रमण हो ही सकता है ना। छात्रों की मांग के बावजूद महाराष्ट्र के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि भले ही कोविड के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन छात्रों की परीक्षा को रद्द या ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता, और अदालत ने इसकी इजाजत भी नहीं दी है, इसलिए परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती है। जाहिर है कि छात्र और प्रशासन के बीच अब तक इस मामले में एक राय नहीं बन पाई है, जिसका असर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ ही उनके भविष्य पर पड़ सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई अस्थायी कोविड सेंटर्स को टेंट में या बैंक्वेट हॉल में बनाया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में 4 साल पहले से बना हुआ एक अस्पताल कभी शुरू ही नहीं हुआ, और यह हालत तब है जब कुतुबगढ़ गांव में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव की ये आलीशान डिस्पेंसरी सफेद हाथी साबित हो रही है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से इमारत बनाई गई। 4 साल पहले इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन भी हुआ। उद्घाटन के 2 शिलापट्ट में पार्षद से लेकर इंजीनियर तक के नाम भी लिखे गए, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ आज तक नहीं पहुंचा। ये तस्वीर है और आपको देखकर ताज्जुब होगा कि कैसे यहाँ पर रख रखाव नहीं हो रहा है, और इसके अस्पताल के अंदर ये देखिए आप,
ये 4 साल पहले बिल्डिंग शुरू हुई थी। तो शराबियों का तो अड्डा ही है, आवारा जानवर तमाम सारे आते रहते हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने ये कहा था कि इसको पॉली क्लिनिक में तब्दील किया जाएगा, लेकिन पॉली क्लिनिक क्या कहें, यहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी में भी ये अभी तक तब्दील नहीं हो पाई और पूरा ये जो अस्पताल है ये अब धीरे धीरे खंडहर हो रहा है। कुतुबगढ़ गांव के बुजुर्ग पदम सिंह कोरोना संक्रमण में अपने 2 करीबियों को खो चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर इस बंद पड़े अस्पताल में 50 अस्थायी कोविड बेड का इंतजाम हो जाता तो कोरोना से मरने वाले दर्जन भर से ज्यादा लोग बचाए जा सकते थे। 20 कोरोना पेशेंट तो कम से कम हमारे गांव के ही मरे हैं, बाकी मौतें तो ज्यादा हुई हैं। हमारे यहाँ के अड़ोस पड़ोस के 100-150 जाने जो गई हैं कोरोना पेड़ के अंदर, अगर ये इसके अंदर आइसोलेट करने की जगह होती तो मेरे हिसाब से वो जाने हम बचा लेते। अच्छा, अगर यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ लेकर जाते हैं, कितनी दूर लेकर जाते हैं? बीमार पड़ता तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है वाल्मीकि हॉस्पिटल, वहां पे जाते हैं, वहां पे बेड खाली मिलते नहीं। 4 मंजिल की इस इमारत में पॉली क्लिनिक खोला जाना था और डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए फ्लैट भी बनाए गए थे, लेकिन अब इस फ्लैट में मलेरिया का दफ्तर खोल दिया गया है। कुतुबगढ़ का ये अस्पताल टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी की कहानी कह रहा है। अस्पताल के ठीक पीछे ये आप देखिए कि आवास डॉक्टरों के रहने के लिए बनाया गया था, उसके बगल में जो नर्सिंग स्टाफ है उसके रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी 15 करोड़ रुपए की लागत से जो ये अस्पताल खड़ा किया गया है, पिछले 4 साल से ये अस्पताल खड़ा है, वहां पर अब 2 महीने से दवाइयां कौन सी दी जा रही हैं इस पूरे अस्पताल में, ये आप देखिए। ये दवाइयां दी जा रही हैं जो कि सर्दी खांसी बुखार की है और केवल दिखावे के लिए। ये कहानी अकेले दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव की नहीं है, दिल्ली के गांव की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराई हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में 1000 लोगों पर केवल 2 बेड हैं। बाहरी दिल्ली के मोलरबंद और जटिकरा गांव में 100 बेड का अस्पताल बनना था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। जो घोषणा 2009 में की गई थी दिल्ली में गांव में अस्पताल बनाएंगे, वही घोषणा 2021 में की जा रही है। यही है जिसका खामियाजा पूरा दिल्ली देहात के ग्रामीण भुगत रहे हैं। कोरोना संक्रमण में जब आम आदमी पैसे की वजह से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका और सरकारी अस्पताल में बेड न मिल पा रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि इस महामारी में आम आदमी पर क्या बीती होगी। दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर के वैज्ञानिक और शीर्ष शोध संस्थान महामारी से, इस कोरोना के महामारी से निपटने के लिए उपाय खोज रहे हैं, तब उसी समय नेल्लूर के एक छोटे से गांव में जड़ी बूटी से बनी औषधि को खरीदने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिसने ये औषधि बनाई है वो पेशे से डॉक्टर नहीं है। फिलहाल राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 हफ्ते में आंध्र प्रदेश में नेल्लूर जिले के कृष्णपट्टनम गांव जाने की होड़ लगी रही। हजारों लोग आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के लिए उमड़ पड़े जिसके लिए दावा किया गया है कि वो न सिर्फ कोरोना को लड़ने में मदद करती है बल्कि ऑक्सीजन स्तर भी बढ़ाती है। जब मैं यहाँ आया तो ऑक्सीजन पर था, हालत खराब थी। उन्होंने मुझे फौरन दवा दी, आंखों में दवा डाली, चंद मिनट में तबीयत सुधर गई। 2 मिनट्स लोपले रिकवर है। बोरीगी आनंदయ్య ये औषधि मुफ्त बांट रहे हैं और कहते हैं कि इसकी तरकीब उनके गुरु ने सिखाई। पॉजिटिव होने के बाद भी जो लोग ठीक हो गए वो मेरी मदद कर रहे हैं और मैं रोजाना 10,000 लोगों को औषधि बांट रहा था। अब प्रशासन ने मुझे रोक दिया है। दवा का आकलन करने के लिए बनी सरकारी समिति ने उसे जांच के लिए हैदराबाद और आईसीएमआर भेजा है। He can commence the distribution of the medicine. आंकलन और इजाजत के बाद इसे बांटा जा सकता है। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। Immediate steps and stopped further distribution and enforced COVID-19 protocols.
गांव में उमड़ती भीड़ को देखकर ये चिंता हो रही थी कि ये कहीं मजमा सुपर स्प्रेडर न बन जाए और अब सरकार ने इसका आकलन होने तक रोक लगा दी है। उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के साथ ही अब ब्लैक फंगस के भी मामले सामने आ रहे हैं। अगर फिलहाल जो आंकड़े बता दें आपको, तो देश भर में 9000 के करीब ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है। और इसके बाद अब ये बात भी सामने आ रही है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है उसकी देश भर में कमी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक प्रभावित राज्यों को दवा के 23,000 अतिरिक्त वायल्स भेजे जा चुके हैं। दवाओं की कमी के बीच सरकार ने कहा है कि 11 दवा कंपनियों को ब्लैक फंगस की दवा बनाने की इजाज़त दे दी गई है। ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा 2281 केस गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में इसके 2000 केस हैं, आंध्र प्रदेश में 910 और मध्य प्रदेश में 720 केस हैं। दिल्ली में इसके 197 केस हैं। 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी से संबंधित फंगल इन्फेक्शन जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से उसी नीति से कार्य हो, जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें, जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए, ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाए, साथ ही आयुष्मान भारत और बाकी बीमा योजनाओं के तहत ब्लैक फंगस को कवर किया जाए और ब्लैक फंगस की दवा की आपूर्ति भी सरकार सुनिश्चित करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर वार किया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पदक विजेता सुशील कुमार की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का दावा। साथी पहलवान के हत्या के आरोप में फरार पदक विजेता सुशील पहलवान की आखिरी लोकेशन पंजाब के भटिंडा में मिली है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक टीम जरूर मौजूद है, लेकिन अब तक सुशील उनके हाथ में नहीं लगा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो सुशील के बेहद करीब हैं। तो वहीं मृतक सागर के परिवार वालों ने सुशील को फांसी देने की मांग की है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। सोनीपत में ये है पहलवान सागर धनखड़ का परिवार, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। सागर धनखड़ की हत्या 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी। हत्या का आरोप 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान पर है। सागर के परिवार का कहना है कि सुशील की ऊंची पहुंच है, कहीं वो बच ना जाए, उसे फांसी होनी चाहिए। पूरे मामले में ये लगता है सुशील की पहुंच एक ओलंपियड है सुशील, तो उसकी पहुंच बहुत तगड़ी है। हमें ये लगता है शायद वो सबको दबा जाएगा और इस केस से बाहर बेकसूर पार हो जाएगा। लेकिन अगर मीडिया इस केस को अच्छे से उठाएगी तो शायद हमें न्याय मिलेगा। हत्या के बाद सुशील का एक साथी पकड़ा गया, जबकि सुशील 4-5 साथियों के साथ फरार हो गया। कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सुशील की तलाश में राजधानी के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब में भी छापेमारी की है। पुलिस के मुताबिक सुशील की आखिरी लोकेशन बीते शुक्रवार पंजाब के बठिंडा में मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से गायब हो गया। उस जो पहलवान का मर्डर होया सी दिल्ली दे विच कुछ दिन पहला, उस दे विच इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले दिल्ली पुलिस की एक टीम
ACP ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇਥੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ उन्होंने राउंड अप किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि सागर सुशील के मकान में किराए पर रहता था। सागर ने 2 महीने का किराया नहीं दिया था। महज इसी बात को लेकर सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मार डाला। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पहलवान सुशील कुमार, जिन पर देश को नाज था, अब दिल्ली पुलिस उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के बेहद करीब है। पुलिस का दावा है कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें सुशील खुद मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे शख्स और इतना सम्मान पा चुके शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।